तमाम जेके एसएसबी एस्पायरेंट्स को मेरी तरफ से सलाम व आदाब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बारे में। और इस चैनल पे आप तमाम लोग फॉरेस्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस के हिसाब से जो है मटेरियल देखोगे। इससे पहले हमने क्लास 11th की जो फ़िज़िक्स का जो सिलेबस था वो कवर किया हुआ है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। इससे पहले अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल पे विज़िट करके आप तमाम वीडियोस जो क्लास 11th की जो फ़िज़िक्स का जो फॉरेस्टर सिलेबस के हिसाब से मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन पे विज़िट पे जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उसके रिलेटेड। और मैंने कोशिश यहाँ पे इस तरह से की है कि आप को कम अज़ कम सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत पड़े और वही चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाए। यानी मैंने बहुत छानबीन के इस सिलेबस को यहाँ जो है डिकोड करने की कोशिश भी की है कि किस किस्म का मटेरियल जो है जेकेएसएसबी के द्वारा जो है पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है उसमें जो कंटेंट है, उसमें जो सब टॉपिक्स हैं अंदर, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ के बारे में हमने पढ़ना है। इस तमाम चीज़ों के हमने थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को हासिल करना है और इसी में से जो है क्वेश्चन जेकेएसएसबी भी पूछता है, पहले जो है एग्ज़ाम उन्होंने लिए हुए हैं। तो इसका सबसे जो पहली स्लाइड जो है निकल के सामने आई है, इसमें सबसे पहले है लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे चार्जेस हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, इसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा आप तमाम दोस्तों से। मतलब क्या है इसका मीनिंग ये है कि जो लाइक चार्ज मतलब नॉर्थ और नॉर्थ जो है वो क्या करता है, रिपेल करता है, और साउथ भी रिपेल करता है। लेकिन जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, जो मैग्नेट का इनका जो चार्ज होता है जो नॉर्थ और साउथ जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मींस इसका मतलब ये है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आमतौर पर जेकेएसएसबी अब जो है पूछने की कोशिश करती है। जब इसका पैटर्न 2017-18 के बाद इसका जब चेंज हुआ तो ज़्यादातर कोशिश कर आज तक आप अगर पिछले प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी के द्वारा लिए गए जो पेपर्स हैं अगर उनमें आप देखने की कोशिश करोगे तो यही चीज़ जो है आपको कॉमन मिलेगी। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। हालांकि ये तो साधारण सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाइक चाहिए, आपने 8th क्लास 7-6 में भी पढ़ा होगा। उसके बाद थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर का मैंने कंसेप्ट यहाँ पे दिया है। कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजरने अपने से देते हैं और इंसुलेटर जो अपने से गुजरने नहीं देते हैं। ये भी चीज़ आपने यहाँ पे पासेज जो है लिखा, हेलो की जगह पासेज, ये थोड़ा जो है गलत हो गया है प्रिंट कर ये टाइप करते समय, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो बस ये आपने याद रहे, कंडक्टर जो है एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने से अपने लाइट को गुजरने देता है और इंसुलेटर जो है अपने से लाइट को गुजरने नहीं देता। इस तरीके से आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे है फिर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कहते हैं इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज क्या ऑफ बॉडी इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्जेस। इस चीज़ को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो भी चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक नंबर का होता है। जिस तरीके से +-1 है, +-2 है, +-3 है, +-4, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इसको हम ऐड भी कर सकते। टोटल चार्ज आफ्टर सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन द सिस्टम। कहते हैं कि टोटल चार्ज अगर किसी भी सिस्टम का निकाला जाए तो वो किसके बराबर होता है, वो इंडिविजुअल का जो सम होता है, मींस इंडिविजुअल चार्जेस का आप जब अलजेब्रिक सम करते हो वो टोटल चार्ज के बराबर। इसका मतलब जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की एक किस्म की प्रॉपर्टी भी आप बता सकते हैं कि एडिटिविटी है, इसको ऐड किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें लिखा है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। कहते टोटल जो चार्ज है वो अनचेंज रहता है, वो तब्दील नहीं होता है। ठीक है, इसको कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, इसको इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट व्हेन ए चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन
फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या जिस तरीके से एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इस तरीके से यहाँ पे भी है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कंजर्व रहता है जब इसको आप तब्दील करते हो, बल्कि उसको आप जो है ख़त्म नहीं कर सकते हो, बल्कि आप उसको दूसरी किस्म में तब्दील कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद है आपने पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो पहले भी कंटेंट में दिया हुआ है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या चीज़ है, कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि अगर 11वीं की फिजिक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी डेरिवेशन इसकी दी हुई है। तो डेरिवेशन हमने 11वीं या 12वीं के एग्ज़ाम को पास नहीं करना, या हमने MBBS जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई यहाँ पे नहीं करना है, बल्कि हमने JKSSB के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हमने ठीक वहाँ पे ऑप्शंस भी दिए होंगे 4, तो वहाँ एक में से टिक करना, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लेना पड़ेगा। और उस तरीके से अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेरिवेशन जो है, कूलम्ब्स लॉज की डेरिवेशन अगर पढ़ने बैठोगे तो मुझे लगता है कि एक टॉपिक को आप 10 दिन जो है लगा के आप उसको कवर कर सकते हो। और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप बात करेंगे तो लगभग फिर 7-8 महीने आपके पास होने चाहिए इस चीज़ को कवर करने के लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि सिलेबस अगर देखोगे आप, इसमें मैथमेटिक्स जो है 32 मार्क्स का है। उसके बाद अगर इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे आप, पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे आप, ज्योग्राफी की बात करेंगे आप, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे आप, तो ये एक बहुत लेंथी सिलेबस जो है हो जाता है फिर। और उसके बाद अगर इस चीज़ को भी जोड़ोगे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और क्लास 12th की जिस तरीके से सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन किया हुआ है कि आपने 11th और 12th की जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने पढ़नी है। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के सामने आ रही है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ने बैठोगे, जिस तरीके से 11th और 12th के बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन के लिए इस चीज़ को तैयार करते हैं, या किसी भी MBBS या दूसरे जो है III जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए एंट्रेंस होता है, उस तरीके से अगर पढ़ने बैठोगे, याद दिया भी होगा, या बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन का ये जो फॉर्म है JKSSB का द्वारा जो फॉरेस्टर के लिए निकाला गया था, वो तो ग्रेजुएशन ही उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन थी। तो आप तमाम दोस्तों ने 11th और 12th पास करके ही आए होंगे, तो आप सिलेबस के बारे में खूब वाकिफ़ होंगे, और उस सिलेबस के अंदर क्या और चीज़ें हैं उससे भी आप जो है बाखबर होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि चीज़ों को कम से कम लेकर उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, ताकि उस थोड़े से में भी आप ज़्यादा जो है जानकारी हासिल कर सकें। उस थोड़े से में भी आप JKSSB के द्वारा जब पेपर होगा तो वहाँ पेपर में एक सही करेक्ट आंसर को आप टिक करके आ जाएं। बस ये मेरी कोशिश रहती है। हालांकि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना होगा अच्छे से, तो आप जो है किसी दूसरी चैनल पे जाके आप वहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th, और वहाँ पे डिटेल जो है 4-5 घंटे की वीडियोस जो हैं, 3-4 वीडियोस, वो भी एक वीडियो में कवर वहाँ पे नहीं किया जा सकता है, वो तो 3-4 वीडियोस देखनी पड़ेंगे, और कम से कम आपको 2-4 दिन की ज़रूरत पड़ेगी उसको लगाने की, तो तब जाके आप इस जो है इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5-6 मिनट की वीडियो बनाई है, और 5-6 मिनट में ही आप JKSSB के पूछे गए तमाम सवालों के जवाब आप दे पाएंगे जब ये पेपर होगा। इस तरह की मैं एक चैलेंज आपको देता हूँ। कम से कम मैंने इसको कोशिश की है कि कम से कम जो मटेरियल को कलेक्ट किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को एक्वायर किया जाए, हासिल किया जाए। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसी के साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कहते हैं इज द प्रॉपर्टीज फोर्स, इट इज अ प्रॉपर्टीज फोर्स with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of third additional charge। सुपरपोजिशन ये कहता है कि दो चार्जेस अगर आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं या खींचते हैं या धकेलते हैं एक दो पार्टिकल्स आपस में, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि थर्ड चार्ज की वजह से उन दोनों पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। यह है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बस इस कंसेप्ट को आप याद रखना है। डेरिवेशन वहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, बस कंसेप्ट पूछा जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि आप बता दीजिए दो चार्जेस हैं, क्या तीसरा वहाँ पे मौजूद रहकर जो इसको इफ़ेक्ट करता है नहीं करता है, या इस तरीके से क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वो
जो है इफेक्ट नहीं करता है। नीचे दिए हुए प्रिंसिपल में से कौन सा इस पे ओबे होता है प्रिंसिपल, तो वहाँ पे 2-3 प्रिंसिपल दिए होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी दिया होगा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो कूलम्ब्स लॉ है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इन Q2। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर, इसका मतलब मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। कहते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स होता है ये कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, और स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब रेस्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसकी स्टडी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और कहते हैं म्यूचुअल, यानी आपस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है किसी भी दो चार्जेस के दरमियान, जिस चार्जेस का नाम जो है, एक का Q1 है दूसरे का Q2, वो है किसके बराबर? वो प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि R21 मैंने लिखा है, क्योंकि 2 और 1, क्योंकि Q1 और Q2 दो चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R, और जो उनके बीच का फर्क होगा वो किसके बराबर है? कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि फोर्स है तो F हम इस चीज़ के लिए लिखेंगे वो किसके बराबर है? K जो है वो कांस्टेंट है, वो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये चीज़ डेरिवेशन भी, और इस तरह के सभी पूछे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ तो पहले आपकी जो इसकी जो स्टेटमेंट है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके बाद इसकी डेरिवेशन भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, और वो किसके बराबर है? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और देखो एक क्वेश्चन मैंने देखा था शायद 2-3 साल पहले का, 2021 का था, 2020 का था, वहाँ पे K की वैल्यू पूछी गई थी कि K की वैल्यू क्या थी। और देखो यहाँ पे K की वैल्यू भी मैंने दी हुई नीचे, जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने याद रखनी है। तो वहाँ पे कुछ 1/2 दी थी, 1/3 दी थी, ऐसी कुछ दी थी, पाई बीच में एक जगह पे नहीं दिया था, तो सही वैल्यू आपने याद रखनी है, जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? ये भी इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट जैसा हमने याद रखना है, बस ज़्यादा डिटेल, एक डेरिवेशन भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, सीधे फार्मूला मेंशन किया हुआ है, तो डेरिवेशन हमने यहाँ पे नहीं निकालनी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? देखो कंसेप्ट आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी यूनिट एरिया से गुजरने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मीन्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग ए गिवन एरिया इन ए यूनिट ऑफ टाइम, यानी एक यूनिट टाइम के अंदर एक यूनिट एरिया के रास्ते से, उस एरिया से कितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास होती हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे इतनी चीज़ दी हुई है, फ्लक्स जो है किसके बराबर है? वो है EA cos थीटा, जहाँ पे E जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, A जो है एरिया ऑफ द सरफेस है थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टू बी कैलकुलेटेड, और जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान वो तो पैरेलल मूव होती है, और जो प्लेन के दरमियान का जो एंगल है वो है थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो है डायग्राम जो है यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे ये डायग्राम दी है इसके लिए, जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से जो आ रही है, उसके बाद ये पैरेलल जो है मूव होती है, एक यूनिट सरफेस एरिया है, ठीक, इसके दरमियान का जो एंगल है, क्योंकि यहाँ पे दिया है E है, क्योंकि E जो है फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, E A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया से जो है वो गुजरती हैं, और कितनी गुजरती हैं इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। EA के बराबर है, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, A जो एरिया है, व्हेन द सेम प्लेन is titled in an angle of theta, the projection area is given by A cos theta, total flux this surface is given as उसके बाद गॉस लॉज। गॉस लॉज क्या कहता है? कहते हैं द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस S is 1/epsilon0 takes the total charge enclosed by S। यह गॉस लॉज
गॉसेस लॉज जो है क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही है कि कितनी लाइन जो है किसी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम के अंदर पास होती हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे चीज़ लिखी है, इसका जो स्टेटमेंट है नीचे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज्ड surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity. The electric flux in an area is defined as the electric field multiplied by the area of the surface projected by a plane and a perpendicular to the field. यह स्टेटमेंट किसी गॉस लॉज की। उसके बाद यहाँ पे इसकी डेरिवेशन भी दी है, जो है ए जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ds, और जो है 1/ε0 और क्या ओके बराबर। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन भी एक दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर। यहाँ पे ये डेरिवेशन दी हुई इस तरह से, एक पॉजिटिव है एंड है, उसके बाद इस साइड का जो हो ये 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मुझे लगता है इतना ही आपको करना चाहिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है JK SSB की तरफ से पूछे जाएंगे वो इतने में से ही निकल जाएंगे आपके। तो थोड़ा से आपने इसको अच्छे से 1-2 बार इसको रिवाइज करना है, इस वीडियो को 1-2 बार आपने देखना है, या स्पीड कम करके भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाने हैं आप नोट्स भी बना सकते हैं, और कमेंट भी करके आप ये बता सकते हैं कि आपको मटेरियल जो है कैसा लगता है, ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है, और ज़्यादा कम हो रहा है तो भी कमेंट कीजिए, अगर सही हो रहा है तब भी यस लिख लीजिए, जो है ओके का जो है वहाँ पे जो है मार्क दे दीजिए कि नहीं अच्छी बन रही है वीडियो, मटेरियल अच्छा जो है रहा है, या अगर ज़्यादा तवील होती है वीडियो तो उस तरीके से भी आप कमेंट कर सकते हैं। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।